जब नासा का क्यूरियोसिटी रोवर मार्स पे मौजूद चट्टानों का अध्ययन कर रहा था, अब अगर इन पोल्स पे न्यूक्लियर ब्लास्ट किया जाता है तो इनसे निकलने वाली एनर्जी से वहां ह्यूमन कॉलोनाइजेशन करना आसान हो जाएगा, जो मार्स नेचुरली लूज कर चुका है। जो अर्थ है, बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से आज से लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिससे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बने। इन बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में ऐसे ओनली बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। लेकिन डेंजरस बात तो ये है कि अर्थ का क्लाइमेट और एनवायरनमेंट भी दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। यह रिपोर्ट देखिए, 1982 के बाद से ग्लोबल टेम्परेचर राइज में 3 गुना इजाफा हुआ है। इसके साथ ही 1980 से अब तक सी लेवल में 8 से 9 इंचेस का इजाफा हुआ है, यानी धरती का हाल दिन ब दिन बद से बदतर होता जा रहा है। इसीलिए स्पेस वन और नासा जैसी स्पेस एजेंसीज मार्स को कॉलोनाइज करना चाहती है, लेकिन मार्स पे जाना और उसे कॉलोनाइज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि मार्स के एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस में इंसानों का सर्वाइव करना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर है। टॉक्सिक एटमॉस्फेयर और डस्ट स्टॉर्म्स के अलावा वहां हार्मफुल रेडिएशंस भी है, जो न सिर्फ इंसानों बल्कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन अगर स्पेस शटल और नासा जैसी एजेंसीज मार्स को कॉलोनाइज करना चाहती है तो वो इन डिफिकल्टीज से भी अच्छे से वाकिफ होंगे। आखिर स्पेस शटल और नासा ऐसे मिशंस पे इतने करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर रही है, जिसके बारे में उन्हें पहले से ही पता है कि मार्स को अपना घर बनाना एक इम्पॉसिबल टास्क है। इलॉन मस्क आखिर मार्स में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं? यानी मार्स में ऐसा क्या छुपा है जो आज तक हमसे राज रखा गया है? तो दोस्तों, ये जानने के लिए कि क्या वाकई में इंसान मार्स में सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं, हमें मार्स को थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। 2011 में जब नासा का क्यूरियोसिटी रोवर मार्स पे उतरा तो एक बड़ी खोज हुई। जब चट्टानों का अध्ययन किया गया तो ये बात कंफर्म हुई कि मार्स पे बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले पानी मौजूद था। इसके अलावा क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स की सतह पर मौजूद चट्टानों में ऐसे मिनरल्स का भी पता लगाया जो ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में ही बनते हैं, और इसी वजह से साइंटिस्ट का मानना है कि मार्स पे माइक्रोब्स ने सरवाइव करने में कामयाबी हासिल कर ली है। शायद फ्यूचर में इंसान भी कुछ इसी तरह से सरवाइव कर सके, क्योंकि पानी प्लस ऑक्सीजन ही लाइफ के लिए एसेंशियल है। लेकिन अब इशू ये है कि मार्स की करंट कंडीशन के हिसाब से उसका पूरा एटमॉस्फेयर ही खत्म हो चुका है। जो कुछ बचा है वो 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरह मार्स का टेम्परेचर -67 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ऐसे में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। लेकिन इन सब कंडीशंस के बावजूद स्पेसएक्स कुछ और ही सोचता है। स्पेसएक्स के हिसाब से साउथ और नॉर्थ पोल पे मौजूद आइस कैप्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करके रखा हुआ है। अब अगर इन पोल्स पे न्यूक्लियर ब्लास्ट किया जाए तो इनसे निकलने वाली हीट इन आइस कैप्स को इवेपोरेट कर देगी। इस प्रोसेस से ट्रैप्ड कार्बन डाइऑक्साइड मार्स के एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करेगा और सन से आने वाली हीट को मार्स के एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेगा। नतीजन एटमॉस्फेयर वार्मर हो जाएगा, जिससे वहां ह्यूमन कॉलोनाइजेशन करना आसान हो जाएगा। लेकिन स्पेसएक्स के इस प्लान को पूरा करने में कई चैलेंजेस है। पहला चैलेंज ये है कि अगर इन आइस कैप्स को न्यूक्लियर ब्लास्ट के थ्रू इवेपोरेट किया जाता है तो ब्लास्ट के डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में फैल जाएंगे। इससे मार्स के पोल्स तक सनलाइट पहुंचने में और भी ज्यादा डिफिकल्टीज होगी, जिससे मार्स का टेम्परेचर बढ़ने की बजाय कम होने लगेगा। दूसरा, हमें यह नहीं पता कि मार्स के पोल्स पे मौजूद आइस कैप्स में कितना कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अगर ये रिलीज भी हो जाता है तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये मार्स के टेम्परेचर को अर्थ के जैसा बना पाए। तीसरा, ये चार्ट देखिए। इसके हिसाब से अगर कोई एस्ट्रोनॉट मार्स के ऑर्बिट में है तो वो अर्थ के ऑर्बिट के मुकाबले ज्यादा रेडिएशन का सामना करेगा। और याद रखिए कि इन रेडिएशंस को रोकना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि कॉलोनाइजर्स को इन हार्मफुल रेडिएशन से बचाने के लिए या तो मार्स के पास अपना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, जो मार्स नेचुरली लूज कर चुका है,
या फिर उन कॉलोनाइजर्स को मार्स पे अंडरग्राउंड बंकर्स में रहना पड़ेगा। यानी मार्स का लॉन्ग टर्म कॉलोनाइजेशन एक इम्पॉसिबल टास्क है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इन डिफिकल्टीज के अलावा और भी कई प्रॉब्लम्स हैं। मार्स पे लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए हमें फूड और मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें मार्स तक पहुंचाना इलॉन भाई कॉलोनाइजर्स तक कैसे प्रोवाइड करवा पाएंगे ये जानने के लिए महीनों लग जाएंगे। इसके साथ ही हमारी टेक्नोलॉजी भी अभी इतनी ट्रस्टेड नहीं है। एक गलती और आप हो गए ढेर। इलॉन मस्क को मार्स कॉलोनाइज करने का आइडिया कहां से आया? ये तो बिल्कुल ही ट्रैश आइडिया है। मार्स कॉलोनाइजेशन से सिर्फ एलिट क्लास को ही फायदा हो सकता है, जो थोड़े दिन घूमने के लिए वहां जा सके। इसके अलावा मार्स को कॉलोनाइज करने में जितना पैसा खर्च होगा, अगर उतना ही अपने इसी प्लेनेट पे कर दिया जाए तो कितना ज्यादा फायदा होगा ना। वही प्लेनेट साफ सुथरा, क्लाइमेट चेंज पे काम करना चाहिए, पोल्यूशन खत्म करना चाहिए। ये मार्स कॉलोनाइज करने से कई ज्यादा बेहतर है। अगर हम इंसान अपने फायदे के लिए नेचर को डिस्टर्ब करेंगे तो उसका इम्पैक्ट भी हम पे ही पड़ेगा। आज धरती पे कितनी ही प्रॉब्लम्स हैं, वॉर्स, पोवर्टी, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन। अगर इन्हीं सब का इलाज कर लिया जाए तो हमारी धरती ही बाकी हर प्लैनेट से बेटर प्लैनेट है, क्योंकि इस यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें से रहने लायक जगह धरती ही है। धरती ही रहने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। इसके साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें, हमें दिखाए, ताकि फ्यूचर में हम अपनी कंटेंट क्रिएशन को और भी बेहतर बना सके। अब तक देखने के लिए थैंक्स।